हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 11th क्लास के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स वाले जो बच्चों ने 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, जो अपना करियर इंजीनियरिंग के फील्ड में जो जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए है। पहले तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जेई के अंदर हम क्या क्या कौन कौन से, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो और कहाँ कहाँ आपका फ्यूचर बन सकता है। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग, अगर आप साइंस मैथ्स लेते हो तो इसके अंदर आप जेई का एग्जाम दे सकते हो, जेई मेंस एडवांस का। इसके अंदर आप बिट्स पिलानी का एग्जाम दे सकते हो। इसके अंदर आप बार्क, जिसमें साइंटिस्ट की पोस्टिंग होती है, वो वाले एग्जाम दे सकते हो। और इसके अंदर आप जो आर्मी के अंदर जो एनडीए का पेपर होता है वो एग्जाम आप यहाँ पे दे सकते हो। जो ये सारे जो एग्जाम्स बताए, इसमें सीधा जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो ऑफिसर की पोस्ट पे होता है। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मैं आपको थ्रू आउट सेशन जो होगा क्लास के अंदर चलते चलते रोज आपको बताते हुए चलूंगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में, हम पढ़ाई के ऊपर आते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो आपका एक बेसिक टॉपिक होता है। इसके अंदर आपको, अगर आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आने वाले सारे में आप जितने भी टॉपिक्स है इसमें आप अच्छा कर पाओगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिक के बारे में बात की थी। बहुत सारे बच्चों का है कि सर ये तो 10th के जैसा ही है। बिल्कुल, जो बेसिक है वो 10th के जैसा ही है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये 11th का जो पहला टॉपिक होता है, पहला टाइटल होता है, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके घर में कोई आपका भाई बहन, बड़े भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर, या आपके पड़ोस में, आपके ननियाल में, कि यार उसका आपके जेई के अंदर हो गया क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग था, उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग था। तो मैं उन्हीं बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर वो बेसिक आपको पता है तो आप आराम से, कोई भी एग्जाम हो उसको आराम से आप क्रैक कर सकते हो। वो बहुत बड़ी डील नहीं होगी आपके लिए, बहुत आपको टफ नहीं लगेगा अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपने पकड़ रखा है तो। क्लियर है? तो हम टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मैं इसको 10th से आपके रिलेट करता हूं। 10th क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, यानी कि रेखीय समीकरण। उसके अंदर कुछ इस तरीके की समीकरण बनी थी, आपने देखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और 10th क्लास में हमारे पास एक ही ग्राफ का पेपर आता था, एक ही ग्राफ का क्वेश्चन आता था कि आप ग्राफ बनाओ। तो हम देखते थे उस ग्राफ के अंदर, हम कुछ जब भी ग्राफ बनाते थे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता था, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा लीनियर इक्वेशन होता है, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये 10th क्लास में मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। आप सबको पता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो वो हमेशा एक ग्राफ के ऊपर, अगर जब वो आता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। बोलो हाँ या ना, ये वाली चीज समझ आई कि नहीं है? क्या बताइए मैंने आपको कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन है, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है? ये डील हमने 10th क्लास में कर ली है। अब हम चलते 11th क्लास के अंदर। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका ग्राफ। तो देखो क्या होता है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब जानते हैं, 10th क्लास से हम जानते हैं। तो देखो, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिस तरीके से कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाता था, उसी प्रकार कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो पैराबोला बनाएगा। जिन बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है पैराबोला, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं सुना हुआ उनको मैं बता देता हूं कि पैराबोला दिखने में कैसा होता है। जब आप, वैसे तो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, मैथ्स के अंदर आपके पूरा एक टाइटल आएगा, पूरा एक टॉपिक आएगा पैराबोला के अंदर। वैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि हम जब भी, मान लो कोई चीज है, या मान लो गन है हमारे पास, हम गन से फायर करते हैं, हमने यहाँ से फेंका तो वो ऐसे कुछ जाते हुए ऐसा मूव करता है। तो ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय पथ। क्लियर है?
ये दिखने में कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है, ये आपके दिखने में जो ये होता है, ये आपके दिखने में दो तरीके से हो सकता है, या तो ये इस तरीके से होगा, या तो ये इस तरीके से होता है, या फिर ये आपके इस तरीके से होगा, या तो ये ऊपर की तरफ ये ओपन होगा, या फिर ये डाउनवर्ड ओपन होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है ये वाली बात? दो तरीके के पैराबोला होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। यानी कि मैंने आपको क्या बोला है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे लिख देते हम, पहली लाइन है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बताया पैराबोला दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ देखता हुआ, और एक होता है डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ देखता हुआ। तो क्या ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, इसका जवाब होता है नहीं। कोई भी इक्वेशन एक तरह के पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा उसको कौन डिसाइड करता है? देखो ये चीजें सारी समझने की है, तो इनको आप आराम से समझिए। इसको डिसाइड करता है ये लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, यही आपका डिसाइड करता है कि अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो क्या होता है, इफ a ग्रेटर देन 0, अगर आप a की वैल्यू निकालते हो, a की वैल्यू को देखते हो वो 0 से बड़ी है यानी कि वो पॉजिटिव है, तो आपके बनेगा अपवर्ड पैराबोला, वो बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला, यानी कि ऊपरी परवलय। कैसा होता है दिखने में? अभी आपने बताया सर ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, थोड़ा और क्लियर बना देता हूं मैं इसको, थोड़ा बड़ा बना देते हो, ये मान लो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा, सेकंड पॉइंट, इफ a लेस देन 0, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये तो है मेरा कौन सा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखता हुआ अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड कैसा होगा? नीचे की तरफ देखता हुआ, ये देखो ये ऐसा नीचे की तरफ देखता होता है। क्लियर है? कब ये कब बनेगा? ये है मेरा डाउनवर्ड पैराबोला। अब देखो, अब देखें, अब ये a क्या है इसको समझ ले। जैसे मैंने दो इक्वेशन लिखी है, मान लो मैं यहां लिख देता हूं, मैंने दो इक्वेशन लिखी है, 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक लिख दी मान लो मैंने माइनस का x² प्लस 2 प्लस 5x प्लस 1000 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्या आप इसमें a b c की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अंदर आपके a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा, ये 5 क्या है? 0 से बड़ा है, तो इस केस में बनेगा अपवर्ड पैराबोला, इस केस में बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला। इसके अंदर अगर मैं a b c की बात करूं, a की वैल्यू कितनी है? -1, b की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? 1000। तो इसमें कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। यही a की कहानी है। क्लियर है ये वाली बात? आपका पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे ए को देखते हुए कि यार ये ऊपर बनने वाला है या नीचे बनने वाला है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब होता है, जो गरीब बच्चे जो थोड़ा धीरे समझते हैं उनको मैं बता दूं, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, जैसे इस इक्वेशन, तो इसमें बनता है अपवर्ड, ऊपर देखता हुआ पैराबोला, ऐसा कुछ। अगर किसी में a की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो इसमें बनता है डाउनवर्ड, नीचे देखता हुआ पैराबोला। क्लियर है? अब देखो पैराबोला में क्या होता है, आप दोनों पैराबोला को देखो, ये क्या है? देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका ग्राफ देखो, ये स्लोप नीचे है, नीचे है, नीचे है, यहां तक नीचे आया। अब ये क्या हो गया? ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पर इसने अपना क्या किया है? नेचर चेंज किया है।
इसने अपना नेचर चेंज किया, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर चढ़ने लगे, नेचर बदल गया। सेम यहाँ पर देखो, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आने लगे, यानी कि यहाँ पर अपना नेचर बदल गया। पैराबोला का वो पॉइंट जहां पर ग्राफ अपना नेचर बदले, अपनी प्रकृति को बदले, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये इसका ये वर्टेक्स है। देखो मैं पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं आपको, वर्टेक्स है, क्लियर है। अब ये पॉइंट है, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, उसके निर्देशांक होते हैं। तो इस पॉइंट का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल होगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में वर्टेक्स सीड्स। इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स और इसका कोऑर्डिनेट होता है, आपको ध्यान रखना है, -b/2a, माइनस का d/4a, -b/2a, b a कहां से निकल जाएंगे, इक्वेशन से निकल गए। सिमिलरली तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये भी हो गया आपका -b/2a, -d/4a। तो मैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखवा दूं आपको कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, माइनस का b/2a, माइनस का d/4। समझ सकते हो। अगर आपको कभी भी पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालो तो आप ये फॉर्मूला -b/2a, -d/4a, यहाँ 2a है, यहाँ 4a है। a b c का मतलब समझते हो, a आपका b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a आपका x² का, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ के अंदर पहले क्या बताया कि कोई भी पैराबोला होगा वो हमेशा एक कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने एक नया वर्ड सुना, पैराबोला। आपको मैंने बताया पैराबोला दो टाइप से हो सकते हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब आपका a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। डाउनवर्ड कब बनेगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी हो। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि जहां पर ये अपना नेचर बदलता है, जो पॉइंट वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a और -d/4a। ये तो इसका बेसिक है। अब क्वेश्चन आपके बनेंगे, मैं आपको यहाँ पर 3 तरह के केस लिखवाऊंगा। कई टीचर्स, कई बुक इसको 6 केस में डिवाइड करते हैं, मैं आपको 3 केस में ही बता दूंगा ये सारा, इसके पीछे की जो कहानी है और वहां से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। क्लियर है। तो आप ये पहले इसको आराम से पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ये वाली बात, हमने बेसिक पढ़ा है। अब हम आगे इसका कंक्लूजन देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन या रिमार्क करके लिखते हैं, रिमार्क्स। इसके अंदर मैं अलग अलग केस के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो क्या होता है, इसमें 3 अलग अलग केस आते हैं। फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट, इसका टाइटल सुनना। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट। व्हेन पैराबोला intersects x axis at 2 different points। यानी कि आपका जो पैराबोला है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आपको याद आ रहा है कि 2 एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब उसके कितने 2 रूट है, 2 रियल रूट है। 2 रियल रूट का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है कि जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। व्हेन पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट। 2 डिफरेंट पॉइंट किस केस में आते थे, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। पहली बात तो ये कंक्लूजन आपके समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसी में क्या होता है, 2 रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज, 2 रियल एंड डिफरेंट वैल्यू इसी केस में आती है। पहला तो आंसर हमें ये मिल रहा है, कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। अब देखो, अब आप समझना सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब टाइटल के हिसाब से क्या है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है। अब वो किस तरीके से कट कर सकता है उसके बारे में सुनेंगे, वो या तो इस तरीके से हो सकता है पैराबोला, देखो एक यहाँ पे पॉइंट को टच किया और एक यहाँ पे पॉइंट को टच किया, या फिर वो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से दो तरह के पैराबोला बन सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटना चाहिए, ये देखो दो पॉइंट पे काट रहा है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, ये कब होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो होगा ये वाला। ये कब होगा, जब आपके a लेस देन 0 होगा। समझ पा रहे हो। अब मुझे ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो, ये वाला क्या होता है, वर्टेक्स होता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, -b/4a, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, -b/4a। आपके अगर गाइड्स वगैरह आप देखते हो आईडी शर्मा वगैरह, तो उसमें क्या किया, इसको एक अलग केस बनाया, इसको एक अलग केस बनाया, ऐसे करके दो केस बना दिए। मैं एक ही केस में इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, अब देखो एक वर्ड आता है, उसके बारे में समझेंगे हम, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है किसी भी ग्राफ का रेंज, आपको पहली बार सुन रहे हो उसका रेंज का मतलब होता है उस ग्राफ के y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैं इस ग्राफ को देखता हूं, ग्राफ को रीड करना सीखें, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है y की। तो देखो ये ग्राफ y में इससे तो नीचे गया हुआ नहीं है, यानी कि इसमें y की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है -b/4 है, तो y मिनिमम कितना हो गया -b/4 है। अच्छा, मैक्सिमम कितना हो गया, अब ये ऊपर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर तो ये y में इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो y मैक्सिमम कितना हो गया इनफाइनाइट। क्लियर है। रेंज को लिखने का तरीका क्या होता है, रेंज को किस तरीके से लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है y मिनिमम से लेकर y मैक्सिमम। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारी रेंज, भाई साहब हमें मोबाइल दिखाइए, हमारी रेंज 8000 से लेकर 12000 तक की है, मतलब पहले हम कम चीज को बोलते हैं और बाद में बड़ी चीज को बोलते हैं। क्लियर है। तो इस ग्राफ की रेंज बता सकते हो आप, रेंज का मतलब होता है y मिनिमम से y मैक्सिमम। सारे क्वेश्चन आएंगे आपके यहां से, तो रेंज हो जाएगा y मिनिमम कितनी है -b/4a से लेकर इंफिनिटी तक। अभी इस तरीके से ये अगर आप देखते हो, अगर बुक्स के अंदर गाइड के अंदर देखते हो, ये समझ में नहीं आता कि ये रेंज कैसे लिखा है, बच्चे रट लेते हैं इसको। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि रेंज का मतलब क्या होता है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो ये आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा, इसके बारे में आप बातें करते हैं। पहला पॉइंट, a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये ग्राफ दिख रहा है सर, क्योंकि आपने बताया था कि अगर डाउनवर्ड पैराबोला तभी बनता है जब a लेस देन 0 होगा। देखो ये क्लियर हो गई ये बात। अब क्या आप मुझे इसकी y मैक्सिमम बता सकते हैं और y मिनिमम बता सकते हैं? सोचो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद से सोचो, एनालिसिस करो। y मैक्सिमम और y मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोच के लिखो अपनी नोटबुक में और फिर मैं लिखता हूं। देखो 30 सेकंड का टाइम देता हूं। बचाओ नहीं करोगे, आराम से लिखोगे। अरे y मैक्सिमम और y मिनिमम, y में ऊपर कितना गया हुआ है? देखो y देखना है हमें, x नहीं देखना। ये होता है x, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट में पहले x आता है फिर y आता है। तो देखो ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना गया हुआ है -b/4, तो इसका y मैक्सिमम कितना हो गया -b/4। और y मिनिमम में अभी नीचे तो कितना भी जा सकता है, बाउंडेड है ही नहीं, ये तो अनबाउंडेड है, कितना भी जा सकता है। कितना नीचे कौन होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। तो क्या आप मुझे इसकी रेंज बता सकते हो? रेंज बता सकते हो? रेंज में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है? -d/4 तक है इसकी रेंज, ये -d/4। क्लियर है ये वाली बात? तो इस चीज को समझ सकते हो आप। ये टाइटल, इसमें ये दो केस बना के करते हैं हम, ऐसे 3, पहला केस पढ़ लिया, इसके अंदर ही मैंने इन दोनों चीजों को आपको
बाइफरकेट करके बता दिया कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखो। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर सकते हो सेकंड पॉइंट को। ठीक है, पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम सेकंड केस के ऊपर आते हैं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर ये वाले पॉइंट कौन है? अरे ये वाले पॉइंट इसके रूट ही तो है, अल्फा और बीटा ही तो है। ये अल्फा हो गया, कोई भी अल्फा और बीटा हो सकता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता है, माइनस क्या होता है, इसकी यहां लिख देता हूं, माइनस बी प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हो, रूट डी अपॉन 4। इसको अगर पॉइंट को निकालना हो, इस पॉइंट को माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 4। ये तो रूट्स ही तो होते हैं, अल्फा और बीटा ही तो होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइटल की तरफ बढ़ते हैं, आगे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइटल सुनना क्या कहना चाहता है वो, और फिर इसी वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि ये चीज आपके क्लियर हो जाए। सेकंड केस हमसे कहता है, केस सेकंड सुनना ध्यान से, व्हेन पैराबोला टच द एक्स एक्सिस, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे। पहले केस में क्या था, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटे, इंटरसेक्ट करे। इसमें क्या है, इसमें ये आपको दो तरीके से बोल सकता है, व्हेन पैराबोला टच द एक्स एक्सिस और व्हेन पैराबोला इंटरसेक्ट, व्हेन पैराबोला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। वन पॉइंट पे टच करना, वन पॉइंट पे काटना बोले या फिर एक टच करना बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो सेकंड टाइटल क्या है, व्हेन पैराबोला टच द एक्स एक्सिस, टच द एक्स एक्सिस। जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे, या ऐसा भी बोल सकते हैं, और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, या फिर एक पॉइंट पे काटे। तो आपको पता है, याद करो, हमने क्या पढ़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब टू रियल एंड डिफरेंट पॉइंट, टू रियल एंड डिफरेंट पॉइंट। d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, वन पॉइंट ओनली, वन एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल पॉइंट। d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पॉइंट है। क्लियर है ये वाली बात? तो यहां पर क्या है, जब आपका पैराबोला टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब एक पॉइंट ही है, और एक पॉइंट किस केस में होता है, d इक्वल टू 0 के केस में होता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो बेटा, हमें पता है टच कर रहा है तो वो या तो इस तरीके से टच कर लेगा, इसको इस तरीके से टच कर लेगा एक पॉइंट पे, या फिर इस तरीके से भी तो कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसको लेकर आपको टेंशन लेना है। तो दो तरीके के केस बन सकते हैं। अच्छा, ये केस कब बनता है, ये कौन सा है, देखो अपवर्ड पैराबोला, तो क्या आप इसमें लिख सकते हो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट बता सकते हो, ये क्या होता है पॉइंट, सर पता है, माइनस बी बाई 2a से माइनस डी बाई 4a। समझना इस बात को। अब यहां पर तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 0 होना चाहिए। देख लो, इसमें y की वैल्यू 0 ही है, तो ये पॉइंट ऐसा ही तो है, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0, क्योंकि 0 बाई 4a करोगे 0 ही आएगा। तो इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और क्या लिख सकते हैं, अच्छा y मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हो, y मैक्सिमम और y मिनिमम। y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर तो ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। y मिनिमम, छोटे से छोटा y यहां तक है, कौन है, 0 है, y मिनिमम 0। तो क्या आप मुझे रेंज बता सकते हो बोल के, कितनी हो जाएगी, मिनिमम से मैक्सिमम, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? इसमें ये 0 वाला पॉइंट शामिल होता है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a से माइनस बी बाई 4a। हमें पता है इस केस में क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस बी बाई 2a से 0 की तरफ, यही तो होगा। तो हम सेम बातें यहाँ पे पूछेंगे आपसे, a की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आपका a लेस देन 0 आता है तभी आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनता है।
डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0 से बड़ा हो जाएगा। आप इसका वाई मैक्सिमम बता सकते हो, वाई मैक्सिमम ऊपर से ऊपर कितना है, देखो ये नीचे ऊपर से ऊपर ये 0 तक जा रहा है, और वाई मिनिमम कितना है यहाँ पर, इन्फिनिटी है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, अभी आपके लिए आसान है, सॉरी वाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस इनफाइनाइट से 0, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। हमें पता है यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है इसकी तरफ, और यहाँ पर नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये रेंज हो गई आपकी। देखो जब फर्स्ट केस हमने पढ़ा था तो हमें थोड़ा टाइम लगा था चीजों को एडॉप्ट करने में, चीजों को समझने के अंदर, लेकिन सेकंड टाइटल में हम खुद बोल पा रहे हैं इन चीजों को, ये सिंपलेस्ट वे है समझने का, ठीक है। और इसके जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको 11th के क्वेश्चंस, जो जेई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए, तो आपको मजा आ जाएगा, पूरी फील आ जाएगी उसकी, ठीक है, ये वाली बात। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, हाँ बिल्कुल पूरी फील आएगी, ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये तब होता है जब आपके a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और ये तब होता है जब आपके a की वैल्यू 0 से छोटी होती है। पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको आगे देखते हैं। क्लियर ये वाली बात? थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स एक्सिस ने क्या किया था, सॉरी पैराबोला ने क्या किया था, एक्स एक्सिस को दो पार्ट पे डिवाइड किया था, दो पॉइंट पे। सेकंड, और या ऐसे किया था या फिर ऐसे किया था। सेकंड केस में क्या किया था, टच किया था, ये टच किया था, ऐसा कुछ इस तरीके से टच किया। क्लियर है? तो दो पॉइंट आते हैं, तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। थर्ड केस का मतलब ये है कि जो पैराबोला होगा ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये या तो ऊपर से निकल जाएगा एक्स एक्सिस के, या फिर नीचे से निकल जाएगा। अगर एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं तो पॉइंट रियल रूट मिलेगा आपको, तो रियल रूट नहीं मिलेंगे उस केस में। समझ सकते हो इस बात को? तो जो मेरा थर्ड टाइटल है वो ये है कि व्हेन पैराबोला नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं पाया, टच ही नहीं कर पाया। इसका मतलब है अगर वो काटता तो हमें क्या करते, दो पॉइंट मिलते, दो रियल रूट मिलते। अगर वो टच करता तो एक पॉइंट मिलता। अगर वो काट नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि हमें रियल रूट मिला ही नहीं। इस केस को आप यूं समझ सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, d का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से छोटा होगा। अब यहां पर दो तरह की कंडीशन बनती है कि जो पैराबोला है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल गया, देखो ये ऊपर से निकल गया, इसलिए इसको काट नहीं पाया। अगर नीचे आएगा तो काट देगा इसको, या फिर ऐसा हुआ कि ये एक्स एक्सिस के नीचे से निकल गया। इसी केस में तो ये पॉइंट जो है ये फुलफिल हो रहा है कि ये टच नहीं कर पा रहा। क्लियर है ये वाली बात? तो इस केस को आप यूं बोल सकते हो कि ये काट नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहां पर a क्या होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है। d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी इस केस में। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना होता है, -b/2a, -b/4a। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। अब तो याद ही हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसका y मैक्सिमम कितना है, y मैक्सिमम ऊपर ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। y मिनिमम कितना है इसका, y मिनिमम -b/4a है। तो इसका रेंज बता सकते हो आप, इसका रेंज बिल्कुल बता सकते हैं सर। रेंज क्या होता है, y मिनिमम से y मैक्सिमम, -b/4a से इंफिनिटी की तरफ। ये समझ पा रहे हो? अब इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसमें क्या होगा, a लेस देन 0 होगा, a की वैल्यू लेस देन 0, d की वैल्यू लेस देन 0। आपके पास केस आएगा कि व्हेन a लेस देन 0, d लेस देन 0, द फॉलोइंग ग्राफ इज। ग्राफ कैसा बनना चाहिए, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताया ग्राफ ऐसा बनेगा उस केस में। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, -b/2a, -b/4a, ये रहा ग्राफ आपका, ठीक है। आप इसमें y मैक्सिमम बता सकते हो, y मैक्सिमम ऊपर से ऊपर y कितना है, ये रहा -b/4a। छोटे से छोटा y कितना है, y मिनिमम, ये आपका माइनस का इंफिनिटी है, माइनस का इंफिनिटी, ये नीचे माइनस इंफिनिटी लिखा है। y की बात करते हैं हम, x की वैल्यू की बात नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो रेंज क्या बन गया इसका, रेंज होता है y की मैक्सिमम, y की मिनिमम वैल्यू से y की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है?
आपके आईडी शर्मा जो जो बुक है, गाइड है, वो उसको क्या करता है, इसको एक अलग केस, इसको अलग केस, ऐसे करके 6 केस बना देते हैं, होते ही एक्चुअली 3 केस ही है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आप यहाँ पर ये थर्ड केस को नोट करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और एक आपको शीट भी मैं इसकी बना के भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। जो बच्चे ब्रॉडकास्ट में नहीं है उनको अगर शीट की जरूरत होगी तो मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको PDF फाइल उसकी सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप आराम से इसको पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर जो पूछा गया है आपके क्वेश्चन है द डायग्राम, एक डायग्राम दूंगा अभी आपको, एक डायग्राम दूंगा। द डायग्राम shows the graph of ax square plus bx plus c equal to 0 फुल स्टॉप। देन डायग्राम कैसा दिया हुआ है आपको? डायग्राम दिया हुआ है आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ था डायग्राम। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी ए लेस देन 0, ऑप्शन सी बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ऑप्शन डी बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। अब ये जो क्वेश्चन है ये MCQ विद मोर करेक्ट ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। अब देखो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो ग्राफ को देखा, इसका पैराबोला कैसा है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? पैराबोला कैसा है, ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए हमें पता है, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या होता है, डाउनवर्ड के लिए ए की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन 0 होती है। तो इन दो ऑप्शन में से ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखो आपको पता है कि ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही ये टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा केस होना चाहिए, थर्ड केस होना चाहिए। थर्ड केस में क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। डी की वैल्यू लेस देन 0 आप देख सकते हो। इसमें कौन सा लगेगा, डी ग्रेटर देन 0 लगेगा, डी लेस देन 0 लगेगा या डी इक्वल टू 0 लगेगा। डी ग्रेटर देन 0 कब लगता है, जब ये 2 पॉइंट पर काटे। ये कब लगेगा, जब ये एक पॉइंट पर टच करे। अब ये ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो डी लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में डी लेस देन 0 वाला है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, डी को हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। ये क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा। 4ac उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। बी स्क्वायर यहां पर ये साइन लेस देन 4ac। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, देखो ये वाला बी स्क्वायर लेस देन 4ac। तो इसका क्या है, बी एंड सी बोथ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। तो आप इसको पॉज करके नोट करेंगे और हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको विद फुल एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्राफ एंड वर्टेक्स। आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उसका वर्टेक्स भी बनाना है ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसका एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये ग्राफ कैसा होगा दिखने में, और इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए। बनेगा तो पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि d ग्रेटर देन 0 होगा, कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट करने वाला बनेगा, टच करने वाला बनेगा, या फिर नो इंटरसेक्शन वाला बनेगा। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका मतलब क्या है, अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा।
अपवर्ड के अंदर हमें पता है ऐसा भी होता है अपवर्ड, एक अपवर्ड ऐसा भी होता है और एक अपवर्ड ऐसा भी होता है। इसमें d लेस देन 0 होता है, इसमें d इक्वल टू 0 होता है और इसमें d ग्रेटर देन 0 होता है। समझ पा रहे हो? तो हमें d को डिसाइड करके देखना है कि ये x एक्सिस से ऊपर रहेगा, x एक्सिस को टच करेगा या x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो हम क्या करते हैं, इसके d की वैल्यू को निकालते हैं, d को निकालते हैं। d कितना होता है, माइनस का d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू कितनी है -16, c की वैल्यू कितनी है 12, तो b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 10th क्लास में याद है, माइनस का स्क्वायर प्लस कर देंगे 256 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 12 कितना होता है 192। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखोगे, 256 में से अगर आप 192 माइनस करते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 9 6, 64 आ जाएगा। d की वैल्यू आ गई 64। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि साहब ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ भी बनेगा वो आपके कुछ इस तरीके का बनेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला बनेगा। अब अगर ये 2 पॉइंट निकालने तो ये 2 पॉइंट होते कौन है, अल्फा और बीटा। एक अल्फा होता है और एक आपका बीटा होता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा की वैल्यू यहां निकाल देता हूं, अल्फा की वैल्यू -b प्लस √b अपॉन 2a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b, तो ये माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो यहाँ पे +16 हो जाएगा, प्लस √d, इसका रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 8, 4 2 8, तो ये हो जाएगा 24/8 दैट इज 3। यानी कि एक तो √3 आएगा और दूसरा रूट कितना आएगा आपके यहाँ 16, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, √d यानी कि 8 अपॉन 8, यानी कि एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू आपके 3 है, 1 और 3 इस तरीके से ग्राफ बन गया। ये इसका ग्राफ बन गया। अब हमसे पूछा है वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स भी बताओ। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, -b/2a और माइनस का b/4, यही तो होते हैं वर्टेक्स हमारे। तो देखो वैल्यू रख लेते हैं, -b का मतलब हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 2a, 2a, a की वैल्यू 4 है, कॉमा कॉमा। अब ये क्या बनेगा, यहाँ की वैल्यू देखते हैं -d, d की वैल्यू कितनी है देखो 64 है, इसका माइनस कर देंगे तो माइनस का 64 4 है, 4 इंटू 4, तो ये बन जाएगा आपका 2, -4, 2, -4, 16/8 2 हो गया, 64/16 4 -2 -4। अगर मैं इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाऊं ग्राफ पेपर के ऊपर तो ये कैसा बनेगा, आप ग्राफ के अंदर देखोगे ये एक्स एक्सिस रहेगा 2 और -4, x का 2 y का -4, यहाँ पे ऐसा होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा करके चला जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, ये पॉइंट हो जाएगा आपके 2, -4, यहाँ पे आपका x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू आपके -4 रहेगी। ये आपका एग्जैक्ट ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ के ऊपर आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फुल तरीके से। अगर इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। वैसे जो बच्चे नज़दीक के हैं कॉलोनी में हमारा जहाँ पे सेंटर है जहाँ पे हम ये शूटिंग कर रहे हैं अभी, अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे 10 to 6 अवेलेबल भी रहता हूँ। कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आके मिलके 1 by 1 आ सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर अभी आपको परमिशन है, 1-2 बच्चे आ सकते हैं और बहुत सारे बच्चे आते भी है। तो आप एक बार क्या करेंगे, कॉल करके टाइम ले लेंगे, उसमें मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे बैठा के क्लियर करूँगा। तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे से पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जो ये चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो बच्चों ने अभी स्टडी नहीं स्टार्ट की है वो भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। लाइक कर दें। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं आराम से, टू बी फ्रैंक होके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।